Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in our next session, which is on the criticism of the social contract theory of origin of the state. As you all are aware that in my previous section I discussed about the social contract theory, then later we discussed the characteristics or nature of the uh, state of origin theory. Now, as I said, in today's lecture, I'll be discussing about the criticism of social contract theory of origin of a state of political science discipline. Well, friends, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या जो सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको तीन भाग में डिवाइड किया और तीन लेक्चर स्पेशली तैयार करे ताकि जो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके और आप इस थ्योरी को अच्छी तरह समझ पाए। यानी कि इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज द social context theory of origin of state, so you will be in position to you know answer the question in your own words, ठीक है, easily. Now लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जब हम कभी भी किसी भी थ्योरी की बात हम करते हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि हम कितनी भी अच्छी थ्योरी लेकर आए, कुछ ना कुछ तो उसकी आलोचनाएं होंगी। खैर, आलोचनाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो हमें मौका देते हैं कि हम उस चीज़ को और एनहेंस कर पाएं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा प्लीज़, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूबल। I hope you will enjoy a lot, and please be with me, pay attention to my words, and I'll go through all the headings. But before I proceed, जैसे कि मैं हमेशा करता भी हूँ कि कोई भी टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट अगर मैं नया लेके आया हूँ आपके लिए, मैं लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपको उस थ्योरी के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में, उस हेडिंग के बारे में। अगर सिंपल वर्ड में मैं बात करूँ तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो क्रिटिसिज्म की हम बात करेंगे, यानी कि जो सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत था उसकी क्या आलोचनाएं रही, उसके क्यों उसकी आलोचना की गई, ऐसे क्या लूप होल्स थे, ऐसे क्या डीमेरिट्स थी, ठीक है। तो उसको एक अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड में नटसेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूं, और वैसे भी एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है, ओके, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत है उसको अच्छे से समझा है, तो आप उसके क्रिटिसिज्म को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके नेचर को आप आराम से लिख सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी या डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर, इससे पहले हम हेडिंग को डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स जो आप देख सकते हो उसको डिस्कस करेंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द कंटेंट्स फॉर यू इन टुडेज सेक्शन, बट द थिंग इज, या मैं कहूँगा कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ, विच आई वांट यू टू प्लीज पे अटेंशन, दैट इज कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें इस चीज को, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है स्टेट ओरिजिन की, एक काल्पनिक है, नो आर्टिफिशियल है, ठीक है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब ऐसा कुछ इसकी प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी नहीं है हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, साइंड कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला, ऐसा कोई स्टेट नहीं मिला हमें। तो सीधी सी बात है, एक मेजर इसका क्रिटिसिज्म तो यही हो गया, अगर आपसे मैं बात करूँ इसकी आलोचना की, कि ये कोई एक फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग, या थोड़ा सा दार्शनिक विचारधारा पर आधारित हो जाती है चीजों की, मूल्यों पर, या आपके नॉर्मेटिव नेचर हो जाता है इस थ्योरी का, ठीक है। समझ गए आप कि प्रमाणिकता के आधार पर हम बात नहीं करते, हम थोड़ा सा दार्शनिक हो जाते हैं, या हमारा जो आउटलुक है या दृष्टिकोण है वो फिलोसफिकल बेस्ड प्रिंसिपल आधारित हो जाता है। तो ये चीज आपको पता है। और इसी तरीके से हम कॉमन वे में बात करें क्रिटिसिज्म की, तो अब जैसा कि ये थ्योरी कहती है कि भाई समाज में सभी लोग आपस में सहमति से एकजुट होकर अपना कंसेंट देंगे, विचार विमर्श करेंगे, और एक यू नो स्टेट को रूल करने के लिए एक शासक को नियुक्त करेंगे। लेकिन आलोचकों का ये मत है कि कभी भी किसी भी समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट सीन आ रहे हैं और बिल्कुल आंख बंद करके सबने
या मैं कहूँ कि इतना आदर्श राज्य हो जाए कि सबने अपनी सहमति प्रदान कर दी ऐसे स्टेट के ओरिजिन के लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ विचारों का मतभेद तो हमेशा से होता रहा है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि सभी ने समान सहमति से एक यू नो काल्पनिक या आर्टिफिशियल स्टेट का ओरिजिन किया। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी आलोचना है, ये कह लीजिए नेगेटिव और डीमेरिट्स पॉइंट डीमेरिट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रामाणिकता को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और अगर बात करें तो प्रमाणिक बेस पर कुछ प्रामाणिकता का अभाव है, तो इसलिए भी इसकी बहुत ज्यादा यू नो आलोचना हुई। केवल अजम्पशन पर आधारित है, काल्पनिक है चीजें, ठीक है। और एक दो चीजों को अगर आप और इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लें कि अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें, प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन की बात करें, तो सब कुछ इतनी इजी नहीं है, इतनी फिजिबल नहीं हो जाती बहुत इजीली कि हाँ भाई हम एक रूलर को अपॉइंट करेंगे और अपना शासन उसे उसके हाथों में सौंप देंगे, उसको कहेंगे कि तुम बागडोर संभालो और वो हमारा लुक आफ्टर करेगा। तो इतना 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 भी इजी नहीं है कि हाँ भी किसी राज्य का संचालन करना, और जो संचालक है या शासक है, ये रूलर है, उसको इतना आसानी से शासन करना और हमें अपने ऊपर इतने आसानी से शासन करवाना, ये सब चीजें केवल काल्पनिक लगती है, क्योंकि इतने सारे हैसल्स हैं। आप देखते हैं कितनी समस्याएं हैं समाज में, राज्य में व्याप्त है, तो उसके लिए समाधान की भी बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा राज्य तो हो नहीं सकता कि जिसमें समस्या ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। तो ये भी एक इसकी इस स्तर पर भी इसकी आलोचना करी गई, ठीक है। बहुत ज्यादा आदर्शवाद पे चले गए हैं, आदर्श यू नो फिलोसफिकल काइंड ऑफ चीजों की बातें हो रही हैं, और यू नो फिर वही चीज कहूंगा कि एक साइंटिफिक बेस नहीं है, नेचर थोड़ा सा आई वुड से दैट एम्पिरिकल नहीं है, ओके। और अगर मैं और कुछ कॉमन टर्म्स की बात करूं, तो इसमें आप ये एक और इसमें जोड़ सकते हैं, आई वुड से एक क्रिटिसिज्म की, जैसे रूसो हैं, हॉब्स हैं या लॉक हैं, वो जब बात करते हैं इस तरह की सोशल या सामाजिक समझौते की, तो उनका कहीं ना कहीं मानना है कि ठीक है, ये उस समय की वो बात कर रहे हैं जब एक स्टेट ऑफ नेचर की बात हमने करी थी, स्टेटलेस सिचुएशन थी, स्टेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो जो चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसके बारे में बातें करना, डज इट मेक एनी सेंस? बट जैसे वर्तमान में वी आर द पीपल और सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो हम बात कर सकते हैं क्योंकि स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके बारे में बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, विचार करना, विमर्श करना, तो एक तरीके से कह लीजिए कोई आधार नहीं है। फिर वही चीज कहूंगा कि प्रमाणिकता भी नहीं है इस चीज की, और केवल ये चीजें हाइपोथेटिकल कह लीजिए, आर्टिफिशियल कह लीजिए, बस ये राज्य ये बना ये रह गया है। अगर आपसे मैं बोलूं कि इतिहास में इसका कोई यू नो आपको एविडेंस नहीं है, इन केस आई वुड शेयर द थिंग विद पीपल। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है जो मैंने आपके साथ शेयर करे, किसके बारे में, थ्योरी, और जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करती है, या फिर जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या आपके लीजिएगा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके बारे में, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताता हूँ अपने शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, और बाद में मैं फिर हेडिंग को या कंटेंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो वही सेम प्रोसेस है मेरा। आज के सेशन में भी मैंने पहले आपको बता दिया कि इफ यू कम अक्रॉस क्वेश्चन लाइक कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या रही, आलोचना क्या रही, तो आप उसको बता सके, उसका आंसर कर सके। और अगर अब मुझसे आप चाहते हैं कि मैं हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन करूं स्पष्ट और सरल शब्दों में, तो लेट्स स्टार्ट। और वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे, सभी हेडिंग्स को। आई विल गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। और इससे पहले कि मैं आपसे बोलूं कि थोड़ा सा फिर वही चीज, अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, कुछ ऐसा आपको लगे, तो प्लीज उसको आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हेडिंग आप देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, विच इज हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी, ठीक है। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी, या जैसा कि मैं बात कहूँ आपसे, अभी मैं आपको बता भी रहा था कि इतिहास की अगर हम बात करें, उस पहलू से सोचें, तो इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। अब मैंने भी आपको एक बात बताई कि हमने कह तो दिया कि भी एक ऐसा समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, यू नो स्टेट फॉर्म हुआ था, बट उसके इतिहास में से कोई प्रमाण नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं मिला हमें कि वी हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ दैट एग्रीमेंट, ऐसा कहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो critics argue there is no historical evidence of an actual explicit
and social contact where individuals collectively agreed to form a government. ऐसा कोई इतिहास में प्रमाण नहीं है, इस चीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट रहा हो जिसके अंतर्गत सभी लोग साथ में बैठे हो, विचार विमर्श किया हो, ठीक है, आपसी सहमति पे आए हो और यूनानिमसली डिसीजन लिया गया और उन्हें कोई समझौता साइन किया हो। ऐसा कहीं हिस्टोरिकल प्रमाणिकता नहीं है। तो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी इज अ मेजर criticism as far as social contact theory is concerned. Now move to our second heading, which says assumptions about state of nature. Okay, assumptions about state of nature, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस थ्योरी की चर्चा आपसे कर रहा था, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी की, तो मैंने आपको बात बड़े अच्छे से बताई थी, ये समझाने का प्रयास किया कि बच्चों ये मत समझना कि ये बहुत रियलिस्टिक चीज जो है मैं बात कर रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल है और आर्टिफिशियल स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है। हालांकि कंसेप्ट बहुत सही है, उसको मैंने स्टडी किया और हमारा स्टडी मटेरियल है, तो वो ठीक है, वी हैव टू गेट इनटू दैट बट द थिंग इज दैट कि assumptions about state of nature, यहाँ पर केवल एक धारणाएं बनाई गई कि नेचर क्या रहेगा स्टेट का। ओके, नाउ I'll go through this line. The theory relies on hypothetical states of nature that critics view as unrealistic and oversimplified views of human behavior before government. Okay, once again, please listen to me carefully. The theory relies on hypothetical states of nature that critics view an unrealistic and oversimplified views of human behavior before government. तो एक अजम्पशन था कि भाई इस तरीके से लोग करेंगे, इस तरीके से समझौता तैयार होगा, एग्रीमेंट होगा, हम जो रूलर को अपॉइंट करेंगे वो इस तरीके से रूल करेगा, उसकी उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए, वो हमारे लिए ये सब चीजें करेगा, या एक ऐसा स्टेट फॉर्म होगा, इस स्टेट की ऐसी क्वालिटी होगी। ये सब अजम्पशन पे आधारित है। जैसे कि अभी हमने बात बोला कि इसकी कोई ऐसा प्रूफ या एविडेंस नहीं है, हाइपोथेटिकल है, जो सिद्धांत हम बात करें सामाजिक समझौते का, तो केवल अजम्पशन ही लगाया गया। ओके, द थियरी रिलायज ऑन हाइपोथेटिकल स्टेट्स। एक आप लीजिए कि जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं? आप कोई भी शोध करते हो तो उपकल्पना का निर्माण करते हो, ठीक है, और फिर आगे की रिसर्च जब होती है, आप जो भी रिसर्च आगे एग्जीक्यूट करते हो, तो आप ये चाहते हो कि आपकी वो हाइपोथेसिस यू नो सिद्ध हो जाए, बट साइंटिफिक बेस पर, इंपेरिकल बेस पर, बट ऐसा तो हमेशा नहीं होता है। तो जो थ्योरी है स्टेट ऑफ ओरिजिन की या ओरिजिन ऑफ स्टेट की, या मैं बोलूं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, ये हाइपोथेटिकल स्टेट्स ऑफ नेचर की बात कर रहा है, दैट क्रिटिक्स व्यू एंड अनरियलिस्टिक एंड ओवर सिंप्लीफाइड व्यूज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये भी सोच रहा है कि जो वहां पर निवास करने वाली जनता है, जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका इस तरीके से व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा, वो केवल अजम्पशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके, सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, आप देखिए ये क्या कहता है। सोशल कॉन्टेक्ट थियरिस्ट्स often assume individuals are solely rational and self-interested when making decisions, neglecting the complexity of human motivations. Okay, तो सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर का है यहाँ पर। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे कि जब समझौता तैयार हो रहा है, एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, तो वो उनका ये अजम्पशन है, वो ये मान के चल रहे हैं कि समाज में सारे लोग एक जैसे होंगे, ठीक है, सहमति प्रदान करेंगे, ठीक है, उनमें विचारों में कोई मतभेद नहीं होगा, कोई आपस में कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, या कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होंगी उनकी बातों में। तो ये सब चीजें अज्यूम करके चल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक व्यू है इनका, जहां तक किसका सवाल है, ह्यूमन के नेचर का सवाल है, ह्यूमन बीइंग के नेचर का सवाल है। तो सोशल कॉन्टेक्ट थियरिस्ट्स ऑफन assume individuals are solely rational and self interested when making decision। यानी कि वो डिसीजन बना रहे हैं, वो निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने ये assume कर लिया, ये मान के चल रहे हैं कि वो रैशनल हैं, सभी तर्क पर आधारित डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है, कोई कुतर्क या वितर्क की बात नहीं करेगा, सब समस्या का समाधान करेंगे, और विचारों का मंथन होगा, और एक यूनानिमस डिसीजन आएगा, उनके डिसीजन में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे, मतभेद नहीं होंगे, ऐसी चीज वो अज्यूम करते हैं या उसको मान लेते हैं। ठीक है, सिंपलिस्टिक व्यू क्या है कि जो ह्यूमन का नेचर है, बस एज सिंपल इज दैट। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
नाउ नेक्स्ट वन इज exclusion of the marginalized group. देखिए, as far as the social contact theory of I would say origin of state is concerned, कि इसमें अब जैसे अगर हम किसी भी समाज में ग्रुप्स की बात करते हैं, समाज के वर्ग की बात करते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हम करते हैं, तो इसमें ना केवल मिडिल वर्ग, अपर वर्ग या लोअर वर्ग की बात हम कर रहे हैं, या केवल शासक और आप कह सकते हैं श्रमिक की बात हम कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होती है। अब एक बहुत बड़ी कैटेगरीज है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है, मार्जिनलाइज्ड, आपने चिल्ड्रन पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। तो ये क्या होते हैं, इसको आप ये कह सकते हो कि जो एक समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं। समझ गए? थोड़ा सा समझिएगा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी मैं कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कोई भी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं उसका आपको एक पूरा प्रॉपर वे में समझाता हूँ। जैसे कंसेप्ट आया कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या है, या मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन क्या है, या शब्द क्या है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, तो एटलीस्ट आपको समझना चाहिए, तभी तो आप उसका एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। तो समाज में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ लोग भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ निम्न जाति के हैं, कुछ समाज की धारा से कट गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, और उनको जो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी चला रही है, कुछ चला रही है। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, उसने जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हाशिए पर आधारित। यू नो हाशिए पर आधारित का मतलब है कि जो समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं, उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कुछ पॉलिसीज वगैरह का जो क्रियान्वयन होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। खैर, वो अलग मैटर है। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत अवहेलना की गई है, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इसका एक्सक्लूजन की ये बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्ट करूंगा यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर हेडिंग कहती क्या है। बेसिकली इट सेज ओरिजिनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इज एक्सक्लूडेड, ओके, एक्सक्लूडेड marginalized groups such as women, minorities, and those without property, raising questions about their applicability। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी मतलब कहने का ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज है, इसने दरकिनार कर दिया है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जैसे कि वुमेन की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, या फिर दोस्त विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास कोई वैभव, धन, संपदा ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रेस करता है कि इसकी फिजिबिलिटी पे, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस थ्योरी के अंतर्गत जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट को वो बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो सरवाइव करेगा, क्या वो पॉसिबल है? तो द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स has been कह लीजिएगा discarded, or should I say excluded, as far as the social contact theory of state of origin is concerned. Okay, I hope कि these points are very much clear for you people। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बड़े धीरे धीरे से, बड़े सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और फिर वही कहना चाहूंगा कि whenever I you know start explaining any content or concept, I try to make it bilingual, क्योंकि फिर वह चीज कहूंगा, भाषा की बाध्यता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप उसे फिर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, अगर दिमाग में हमारे तथ्य हैं तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन और फिफ्थ वन, I would say the characteristics, sorry, criticism of the social contract theory is imposed authority versus genuine consent. Okay, imposed authority versus genuine consent. It says governments often gain authority through force or imposition. ठीक है, imposition rather than genuine consent from all individuals, challenging the theory's legitimacy। देखिए, ये चैलेंज कर रहा है इसकी लेजिटिमेसी को, इसकी वैधता को। क्या चैलेंज कर रहा है? आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सामाजिक संपदा, सॉरी, सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत ये थोड़ा सा इसकी वैधता को प्रश्न चिन्ह कर रहा है, उस पर प्रश्न उठा रहा है ना, चैलेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा, जैसे कि हम गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो पॉलिसीज लेके आते हैं, जो उनको एग्जीक्यूशन करना है, जो उनके पास पैरामीटर्स हैं, जो योजना है, जो भी कुछ प्लानिंग है उनकी अपनी, वो उसको इम्पोज करते हैं। ठीक है, वो हालांकि वो इस चीज का ध्यान में रखते हैं कि कोई भी पॉलिसीज जो वो बना रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो आम जनता है उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, देर इज नो डाउट इन दैट।
बट ऐसा नहीं कि वो घर घर जाकर हर किसी से पूछेंगे कि हाँ भाई मैं पॉलिसी लाऊं या ना लाऊं। अभी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए, मेजर डिसीजन हैव बीन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, and decisions are taken by central government, decisions are taken by state government, but they do not come to us and ask our willingness कि हाँ भाई हमें ठीक है कर दो, ऐसा नहीं है। बट इस थ्योरी या इस समझौते के सिद्धांत के आधार पे मैं बात करूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो ये समझती है कि गवर्नमेंट को हम सहमति प्रदान करेंगे, अपना कंसेंट देंगे, अपनी सहमति रजामंदी करेंगे, तो तभी वो उस चीज को इम्पोज करेगी या लागू करेगी, इम्प्लीमेंट होगा उस चीज का। बट ऐसा नहीं है। ओके, देखिए ये कितने टिपिकल सी लाइन को मैंने कितने सरल शब्दों में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। नाउ टेसिट कंसेंट, तो सम वर्जन्स ऑफ द थियरी आर्ग्यू फॉर टेसिट कंसेंट, implying individuals' consent to government simply by residing within its territory, which critics argue doesn't reflect genuine consent. Okay, बस टेसिट कंसेंट की बात ये कर रहा है, एक तरीके से आप भी कह लीजिए कि उसमें कुछ वैलिडिटी नहीं है, इतना सुपरफिशियल चीज है कि हाँ भी सहमति दे रहे हैं। और ये चीजें एक तरह से कह लीजिएगा कि क्या बोलूं, सही तरीके से कोई चीज होनी चाहिए, वो टेसिट है, मतलब सुपरफिशियल है। और इम्प्लाइंग इंडिविजुअल कंसेंट टू गवर्नमेंट सिंपली बाय रिजाइडिंग विद इन इट्स टेरिटरी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। एंड आल्सो देखिए, विच क्रिटिक्स आर्ग्यूज डू नॉट रिफ्लेक्ट जेन्युइन कंसेंट। तात्पर्य कहने का ये कि जैसे कि हम बहुत बड़ा चलकर हमने बातें बोली, हमने बिल्कुल इसको बहुत एग्जेजरेट किया, हमने इसको बहुत अतिशयोक्ति की हमने बात करी, आपके साथ करी थी ना कि थ्योरी में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि सभी लोग आए बैठे, उन्होंने सहमति प्रदान करी और बोल दिया कि चाहिए रूलर बनाइए, शासक बनाइए, हम पे शासन करेगा, बागडोर संभालेगा, हमारा सुरक्षा और सेफ्टी को इंश्योर करेगा, वो हम पे शासन करेगा और हम एक शासक नियुक्त करेंगे, हमारा राज्य का निर्माण हुआ। तो बात ऐसी हो रही थी जैसे सब लोग बहुत रजामंदी से अपना कंसेंट दे रहे हैं, अपना सहमति प्रदान कर रहे हैं और सोशल एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। बट ऐसा तो है नहीं, यू नो जेन्युइन कंसेंट इज नॉट देयर। या आप इसे भी ऐसे भी कह सकते हो कि देयर इज लैक ऑफ जेन्युइन कंसेंट। ठीक है, बातें थोड़ी सी आडंबर वाली लगती हैं कि सभी लोगों ने एकजुट होकर सहमति दे दी होगी, जहां तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सवाल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट टू रिवोल्ट। अब हालांकि थ्योरी में कहीं भी जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था ऐसा रिवोल्ट की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन देखिए क्या कहता है कि while the theory acknowledges a right to revolt against unjust government, critics question the practicality and ethics of revolution। मतलब कहने का क्या है कि जो ये थ्योरी है वो ये जरूर कह रही है कि अगर अनजस्टिस है, गवर्नमेंट न्याय नहीं कर रही है या उसकी कार्यप्रणाली में कुछ दोष है, ठीक है, सही काम नहीं कर रही है, आपको लगता है अराजक हो गई है, तो आप उसके खिलाफ रिवोल्ट या विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बिना कुछ लॉजिकल रीजंस के आप कुछ भी चीज का रिवोल्ट करो। ठीक है, और उसके पीछे जब हम ये बात कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो जो क्रिटिक्स क्वेश्चन द प्रैक्टिकबिलिटी प्रैक्टिकलिटी एंड एथिक्स ऑफ रिवोल्यूशन, तो प्रैक्टिकल वे में तो चीजें होनी चाहिए। अगर आप रिवोल्ट करोगे, विद्रोह करेंगे, तो एक प्रॉपर यू नो वैलिड आपके पास कहूंगा कि रीजंस होने चाहिए आपके पास, एक सही कार्य प्रणाली होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम से कह देना कि गवर्नमेंट अगर अनएथिकल है या वो कुछ न्याय नहीं कर रही है या अपने काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है, या जो वहां पर निवास करने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर पा रही, वेलफेयर को इंश्योर नहीं कर पा रही, तो रिवोल्ट कर दीजिए। बट ऐसे कहने से कुछ भी नहीं हो जाता। तात्पर्य सेटिंग का ये कि कुछ भी कहने से कुछ नहीं हो जाता, उसकी प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वे में बात करनी चाहिए, हमें कुछ उसके प्रमाणिकता होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक बेस, नॉट फिलोसफिकल बेस। ओके, now we move to our next heading, which is Western centric perspective. Okay, Western centric perspective। और अगर हम नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें या जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है उसकी आलोचना की बात करें, तो वेस्टर्न सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, तो अगर हम बात करें इसको वेंटर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की, अगर इसको हिंदी में अगर आप इसको समझना चाहो तो कुछ इस तरीके से अगर बात करें कि बहुत ज्यादा इसकी जो विचार हैं, या मैं बोलूं कि जो सोच है, या इन्होंने जो स्टेट और ओरिजिन ऑफ स्टेट की जो बात करी, या सोशल कंटेक्ट थ्योरी की बात करी,
या उस दौरान उस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को लेके बात करें तो वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशंस पर बेस्ड है कह लीजिएगा। और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं या जो कंट्रीज हैं जो नेशंस हैं उनकी जो एटमोसफेयर है उनके कल्चर पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दे डिडंट पे डीड टू दी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज और कंट्रीज culture traditions and all. So this is also a major I would say criticism as far as the social context theory is concerned. ठीक है, developed primarily within western philosophical traditions, the theory may not adequately uh, adequately address non-western societies with different cultural and historical context. तो सीधी सी बात है कि अगर हम कभी भी कुछ पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज की बात करते हैं या हम कुछ जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत ये बोला गया कि हम ऐसे एक राज्य का निर्माण करेंगे, हालांकि वो हाइपोथेटिकल था और एक आर्टिफिशियल स्टेट की वो बात कर रहे थे, बट जो उनकी विचारधारा थी, जो जो उनकी जैसी उनकी सोच थी, तो वो जो बस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस या उन फिलोसफिकल प्रिंसिपल आधारित थे जो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस थे, और जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज या सोसाइटीज थी उनके कल्चर और ट्रेडिशन पर उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, दे डिडंट पे अटेंशन एट ऑल। नाउ आई वुड मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज नाइन्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये बोलता है कि आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, या नाइन्थ हेडिंग की अगर मैं बात करूं इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं आदर्शवाद वर्सेस यानी कि यथार्थवाद। हिंदी में आपने पढ़ा होगा जब हम वाद या इज्म की बात करते हैं, तो जैसे आज हमारे पास आदर्शवाद है या प्रकृतिवाद है या यथार्थवाद है। और आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ते भी हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी, इवन इवन एजुकेशन में भी। अब थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिएगा कि क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स idealistic assumptions about political authority and governance, lacking a realistic understanding of actual political system। तो फिर वही चीज है, एम्पिरिकल चीजें नहीं है, साइंटिफिक बेस पे चीजें नहीं है, नॉर्मेटिव हो गया है इनकी सोच विचारधारा, और जो भी ये कल्पना कर रहे हैं, जो भी इनका अजम्पशन है, जो भी इनकी धारणाएं हैं, मान्यता है, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गए हैं। जबकि बात हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए, यथार्थवाद की बात होनी चाहिए। उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ऐसा होगा, वैसा शासक होगा, उसमें ये क्वालिटी होंगी, वो हमारे लिए ये करेगा, ये रूल्स बनाएगा, यू नो ऐसे राज्य की स्थापना होगी। तो इस तरीके से चीजें केवल काल्पनिक हो गई है, अजम्पशंस पर आधारित हो गई है, और रियलिज्म को उन्होंने बिल्कुल भी दरकिनार किया है। और देर इज, कहता भी है कि लैकिंग अ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसकी जो रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल भी इन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया उस चीज पर, जबकि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट हेडिंग, और आई वुड से द 10th हेडिंग ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जहां पर हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं कि सोशल इनइक्वलिटी एंड पावर डायनेमिक्स। ओके, सोशल इनइक्वलिटी एंड पावर डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि द थ्योरी में ओवरलुक और परचुएट, परपिचुएट का मतलब होता है टू थिंक, टू पॉन्डर। ठीक है, the theory may overlook or perpetuate existing social inequalities and power imbalances that affect individuals' ability to participate equally in political processes। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हम सोशल इन इक्वलिटी की बात करते हैं, पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि समाज में जो समाज है, जो राज्य है, उसकी जो एक सोशल अपना एक आबो हवा है, उसमें हम हमेशा समानता की बात हम करते हैं। ठीक है, सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, और पावर डायनेमिक्स की बात भी, जैसे कि हम बोले कि डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई चीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या परिस्थिति से अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, पावर, जो पावर का प्रारूप आप प्रेजेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में देख रहे हो, वो पहले नहीं था। पहले फोर्सफुली बातें को मनवाना, ये चीजें की ज्यादा प्रधानता थी, बट वास्तव में यहाँ पर अभी प्रेजेंट सिनेमा में हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती है, कुछ हमारा वेलफेयर चाहती है, कुछ हमारे लिए वो पॉलिसीज लेकर आती है, और हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षा मुहैया कराती है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करती है।
तो तब वो हम पे रूल कर पाती है। ठीक है। तो as far as the lines are concerned, the theory may overlook or perpetuate existing social inequalities, यानी कि ओवरलुक कर सकती है या सोच सकती है कि जो एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वलिटीज हैं, जो असमानता है, उसको दरकिनार कर सकती है या किया है थोड़े बहुत, कह लीजिएगा अप टू सम एक्सटेंट। एंड पावर एम्बेलेंसेस दैट इफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इक्वलिटी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पावर इम्बैलेंस की बात हो रही है, पावर इम्बैलेंसेस की बात हो रही है, और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। पावर में देर मस्ट बी अ बैलेंस, या कह लीजिएगा बैलेंस्ड सिचुएशन शुड बी ऑलवेज देयर। तो अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात हम करें तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इसका क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने पावर का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी कि किस तरह से पावर पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप देना, बागडोर दे देना, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेसी को लीड करता है, अराजकता को लाता है समाज में, और फिर वो अपने बातें मनवाता है। और एक प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए चीजों को, और उसके लिए पावर को जैसे कि आप वर्तमान सिनेरियो में देखते हैं कि जो पावर है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह रहता है, बट पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हर कोई अपने अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र है अपनी कार्यप्रणाली को एग्जीक्यूट करने में, पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में वो स्वतंत्र है। ठीक है। अपने अपने तरीके से अपने नियम और नीतियां, कानून को बनाया जा रहा है और कानून को लागू भी किया जा रहा है। तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैलेंस्ड है। और अगर मैं बात करूं जो रूसो, हॉब्स या लॉक के द्वारा जो ये थ्योरी यू नो दी गई, प्रतिपादित की गई, इन्वेंट की गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसमें कहीं भी पूरी तरीके से एक सोशल इक्वेलिटी, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो मार्जिनलाइजेशन है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को बिल्कुल भी दरकिनार किया गया, वुमेन वगैरह को, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इक्वली बेस पे ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये चीजें, जो बातें मैंने आपसे डिस्कस करी, ये कहीं भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया या उसकी ये बात नहीं करता है। तो दिस वे we come to the end of the today's session, which is I would say that very important topic as far as the unit 2 second या unit 2 of political theory is concerned। और फिर से एक चीज कहूंगा, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा फॉर्म होते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिमाग में रखिएगा, कुछ भी नहीं है, इसको कहानी की तरह मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर में, और आई एम श्योर कि अब वो आप कभी भूलेंगे नहीं। सिंपल सी है, उसको आप थोड़ा सा अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि लोगों के बीच में सहमति है, उनका एक स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई, हम एक ऐसा स्टेट चाहते हैं जहाँ पर एक रूलर हो, हम पे वो शासन करे, और वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सिक्योर करे। और हालांकि सारी चीजें हाइपोथेटिकल है, आर्टिफिशियल स्टेट की बात हो रही है, इतिहास में इसकी कुछ प्रमाणिकता नहीं है। उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी नॉलेज को जज करने के लिए, या आप कितनी एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं, कितनी क्रिटिकल स्किल्स रखते हैं। तो I hope you would have enjoyed the entire session, and I have tried my best to explain this particular topic. This was all about the criticism of the social context theory of origin of the state. Again, I would say that thank you very much for being with me, and rather I would say for being valuable part of the session. And I hope the session would have been very much interesting as well as knowledgeful. Or in next session, I'll be discussing some important topic. I'll come with uh, some interesting and as well as the important topic, and we will discuss together। और होप कि आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारे कंटेंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ में आप इसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, वो स्थायी हो सके। आप मेरे लेक्चर में अगर आप इसको सुनेंगे और फिर इसको आप, यू विल नॉट गो थ्रू द कंटेंट्स अगेन, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, and see you in my next session, my next lecture. Till then, bye bye, have a nice day, thank you very much, thank you all, thank you very much।